हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है क्लास +2 के लिए। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और इस वीडियो के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स की जो बुक है आपकी सिंस इंडिपेंडेंस वाली, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है द ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक जो आइडिया है वो आप पहले इसकी एक हाईलाइट लीजिए। इसके अंदर बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि जो इंडिया के अंदर 1952 से लेकर 1967 तक का जो इंडिया की पॉलिटिक्स का टाइम पीरियड है, जो एक इरा है, युग है, एक दौर है, इसके अंदर किस प्रकार भारत के अंदर एक पार्टी है जो वो इलेक्शन के अंदर डोमिनेंस कर रही थी। डोमिनेंस का मतलब होता है दबदबा, जिसको हम हेजेमनी के नाम से भी जानते हैं। तो 1952 से लेके 1967 तक एक पार्टी हमारे देश के अंदर थी जो आज भी एग्जिस्ट करती है, आईएनसी। आईएनसी का पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी का 1952 से लेके 1967 तक भारत की जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर डोमिनेंस रहा है। डोमिनेंस कैसे रहा है कि जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है और जो हमारे पास स्टेट्स के इलेक्शन है, इस टाइम पीरियड तक इंडिया की ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। ऑलमोस्ट का मतलब एक या दो छोड़कर। और सेंटर के अंदर भी कंटिन्यूसली जो कांग्रेस पार्टी है बहुत बड़े लेवल पर मेजोरिटी से लगातार लोकसभा के अंदर अपनी सरकार है जो वो बना रही थी। तो कुल मिला के कहा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट्स हैं, इन सभी के अंदर कांग्रेस पार्टी ही लगातार जीत रही थी। पार्टी अदर भी एग्जिस्ट करती थी, ये नहीं कि उस समय हमारे इंडिया के अंदर चाइना के जैसे वन पार्टी कोई ऐसा सिस्टम था। वन पार्टी सिस्टम एक अलग चीज है और वन पार्टी डोमिनेंस अलग चीज है। पार्टियां बहुत थी भारत के अंदर, लेकिन हर बार लोग एक ही पार्टी को लगातार वोट डालकर जिता रहे थे। और ये जो 15 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसको हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसका पूरे देश की जो राजनीति है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, हर जगह पर उनकी सरकार थी। उन्हीं के हिसाब से जो देश है वो चलाया जा रहा था। और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं द ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये डोमिनेंस किस कारण से था, ऐसा क्या था कांग्रेस के पास कि लगातार लोग उसी को वोट डाल रहे थे। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में इंडिया की ऑलमोस्ट 16 to 18 स्टेट के आसपास हर जगह पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। सेंटर में लगातार 3 प्लान बीजेपी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका मतलब कि अब एक ऐसा दौर चल रहा है 2014 से लेकर 2025 तक, जिसके अंदर ज्यादातर बीजेपी पार्टी ही डोमिनेंस कर रही है। तो इसको हम डोमिनेंस बोलते हैं कि जब किसी देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट और सेंटर के अंदर ऑलमोस्ट अपनी गवर्नमेंट हर जगह पर एग्जिस्ट करके बैठी है, तो उसको एक ईरा बोलते हैं, दौर बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में बीजेपी का दौर है, जब देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस का दौर था। तो ये था वन पार्टी डोमिनेंस। अब इस चैप्टर का जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है आपका, जो आपको एग्जाम के अंदर जो पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि एक तो होता है वन पार्टी सिस्टम और एक होता है आपका वन पार्टी डोमिनेंस। इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वन पार्टी सिस्टम का मतलब है कि जिस देश के अंदर उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, उनके सिस्टम के हिसाब से वहां पर एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहां पर कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का परमिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे चाइना, चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये चाइना ने अपना खुद का क्या बना रखा है, यहाँ पर एक सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, बना रखा है कि वहां पर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कि लोग हर बार किसको वोट डालेंगे, एक ही पार्टी को डालेंगे और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो यहाँ पर पार्टी ही एक है, कोई और पार्टी बना ही नहीं सकता। इसीलिए हर बार पिछले अगर आप 1949 से लेकर आज 2025 तक देखोगे तो ये लगभग 76 ईयर से लगातार चाइना में एक ही पार्टी रूल कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब कोई ऑप्शन ही ना हो लोगों के पास वोट डालने का एक पार्टी के बिना,
उसको हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन लोग हर बार एक ही पार्टी को वोट डालकर हर बार सेंटर और स्टेट के अंदर इलेक्शन जिता रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टियां बहुत हैं, लेकिन लोगों की जो प्रेफरेंस है, जो चॉइस है, वो कई लंबे साल से 10-15 साल से एक ही पार्टी है, उसी को हर बार वोट डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के 1952 से लेके 1967 तक हमारे देश के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा। अगर आज की बात करें तो आज बीजेपी का डोमिनेंस है। तो ये डोमिनेंस के अंदर पार्टी और भी हैं, लेकिन लोग एक ही पार्टी को हर बार जिता रहे हैं। तो सिस्टम में आप लिखोगे कि वहां पर अदर पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो सकता है या बाई पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लोग हर बार एक ही पार्टी को वोट डालकर अपनी गवर्नमेंट है जो बना रहे हैं। तो ये फर्क है आपका वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी डोमिनेंस। अब इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताता हूं, ताकि आपको चैप्टर का जो एक बेस है वो तैयार हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली और 1952 तक हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी। उस समय जो हमारे देश का जिन लोगों ने संविधान तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये दो काम कर रही थी। एक तो ये हमारे देश का संविधान तैयार कर रहे थे, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर थे उस समय ऑलमोस्ट 299 मेंबर थे, तो ये साथ साथ हमारे देश का गवर्नमेंट चला रहे थे। हमारे देश का जो प्रशासन है उसको भी हैंडल कर रहे थे। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिर्फ संविधान ही बनाएगी, ये साथ साथ हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी चला रही थी। इसके अंदर लॉ मिनिस्टर थे, इसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर भी टेम्परेरी तौर पर बनाए हुए थे। मतलब ये सरकार भी चला रहे हैं और सरकार के साथ साथ हमारे देश का संविधान है जो उसकी प्रोसेस भी साथ साथ चल रही है। तो ये काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसीलिए 1947 से लेके जो 52 तक का टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं इन टर्म गवर्नमेंट। इन टर्म गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली जो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट हुई है, क्योंकि आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको भी इनडायरेक्टली भारत के लोगों ने ही चुना था। तो इसलिए इस गवर्नमेंट का नाम है हमारे पास इन टर्म गवर्नमेंट। अब जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और इसके बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब हम इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते थे इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि जब तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो उस समय तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 1950 के अंदर, लेकिन हमने जो इलेक्शन करवाए वो करवाए अक्टूबर 1951 में, और जो कंप्लीट हुए जाके 1952 के अंदर। तो ये यहाँ पर जो आप देखोगे 1950 से लेके 51 तक का ये गैप क्यों है, क्योंकि इसके बाद हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया 1950 के अंदर। जब तक आपके देश के अंदर वोटर कार्ड नहीं होंगे तो जब तक आप इलेक्शन करवाओगे कैसे। तो हमारे देश के अंदर 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, और इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है सुकुमार सेन। ये भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने भारत के अंदर फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाया, और ये 25 जनवरी 1950 को इनकी सिलेक्शन हुई। और 25 जनवरी है जो वो इसी दिन हमारे देश के अंदर मनाया जाता है वोटर डे। ये आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि वोटर डे आपके देश के अंदर कब मनाया जाता है। 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी को ही भारत का इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट हुआ था, और इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्ट होने के बाद इन्होंने लगभग 1-1.5 साल का टाइम पीरियड लगा के तब जाकर हमारे देश के जो लोगों के वोटर कार्ड तैयार किए, एरिया डिसाइड किया, ये सब कुछ में 1-2 साल का टाइम लग गया, जिसकी वजह से हम 1952 तक पहली बार इलेक्शन नहीं करवा सके। और फाइनली जाके हमारे जो इलेक्शन स्टार्ट हुए वो अक्टूबर 1951 में हुए, और उस टाइम पीरियड तक जो ये काम किया इस गवर्नमेंट का नाम है हमारे पास इन टर्म गवर्नमेंट। तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1952 से लेकर 1967 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको एक पॉइंट तो समझ आ गया कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर हमारे देश के अंदर एक पार्टी का डोमिनेंस था।
लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, 1952 से लेके 1967 तक इंडिया के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसको आप लिख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के इलेक्शन ये होते थे सेम डे। अगर आज देखोगे आप, इंडिया के अंदर आज सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन लास्ट 2024 में हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट के, लेकिन जो स्टेट्स के इलेक्शन है वो अलग अलग ईयर में हो रहे हैं। जैसे अब लेटेस्टली बिहार के अंदर 2025 के अंदर इलेक्शन है, इससे पहले हरियाणा के अंदर 2025 में इलेक्शन हुआ। तो पहले ये था कि सेंटर और स्टेट का इलेक्शन सेम डे ही होता था, अलग अलग डेट्स में नहीं होता था, एक साथ ही। जैसे सेंटर का इलेक्शन है लोकसभा का, एक साथ ही उसी टाइम पर जितनी भी इंडिया की स्टेट है सबके इलेक्शन एक साथ ही करवा देते थे, तो सेम डे होता था। जैसे कि अमेरिका के अंदर भी आज यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, वहां पर आज के दिन ही, एक ही दिन वहां पर सेनेट का इलेक्शन, वहां पर पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शंस हैं और राष्ट्रपति का इलेक्शन सब एक दिन में निपट जाते हैं। लेकिन उस समय तक भारत के अंदर ये सेम डे होते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर 1967 के बाद सेंटर के इलेक्शन अलग डेट पे होते हैं और स्टेट्स के इलेक्शन अलग डेट पे होते हैं, और सभी स्टेटों के एक साल में नहीं होते। अब जैसे इस साल 2 या 3 स्टेट के इलेक्शन है, अगले साल और किसी स्टेट का इलेक्शन है, 2027 में पंजाब का इलेक्शन है, तो अब सेंटर और स्टेट के इलेक्शन अलग अलग डेट में होने लग गए। लेकिन 1967 तक ये रूल था कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन, रूल कह सकते हो आप, परंपरा कह सकते हो, ट्रेडिशंस कह सकते हो, तो ये सेम डेट पे होते थे। तो आपको ये फैक्ट भी यहाँ से एक नोट करना जरूरी है कि 1967 तक एक तो हर एक देश के अंदर पार्टी डोमिनेंस रहा है, और दूसरा सेंटर और स्टेट के इलेक्शन आपके सेम डे पर हो रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं अब हमारा जो इंडिया का फर्स्ट इलेक्शन है, जिसका हम नाम लिखेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन। देखिए बुक के अंदर आपको वर्ड दिया गया जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब होता है इसके अंदर लोकसभा के इलेक्शन भी आ गए, इसके अंदर आपके राज्यसभा के इलेक्शन भी आ गए, इसके अंदर आपके विधानसभा के इलेक्शन आ गए, विधान परिषद के भी इलेक्शन आ गए। तो कहने का मतलब है कि चाहे यूनियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट्स की असेंबली हो, इन सभी के इलेक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जनरल इलेक्शन। तो जब भी आप जनरल इलेक्शन वर्ड पढ़ोगे, वहां पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इसके अंदर सभी प्रकार के इलेक्शन ही आते हैं, यानी कि सेंटर के भी और स्टेट के भी। इसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। अब इसके साथ रिलेटेड आप फैक्ट नोट कीजिए, फैक्ट क्या क्या। देखो, जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ, सबसे पहली बात तो ये सारा जो इलेक्शन हेल्ड किया गया, इस इलेक्शन के हेल्ड करवाने की जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थी आपकी सुकुमार सेन की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। तो सुकुमार सेन की ही निगरानी के अंदर ये सारा इलेक्शन हुआ। उसके बाद इसके अंदर जो नंबर ऑफ टोटल वोटर्स थे वो थे टोटल 17 करोड़। भारत के अंदर 17 करोड़ वोटर्स थे जो उन्होंने, उनके वोटर कार्ड बड़े थे और जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। उस समय आपको मैं एक फैक्ट और बताता हूँ कि जो वोटर की एज थी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिस, तो ये उम्र थी उस समय 21 साल। 21 ईयर का पर्सन ही वोट डालता था, और भारत के अंदर 1989 के बाद ये चेंज हुआ, तो अब वोट डालने की उम्र है जो 18 साल है। लेकिन जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ तो इसके अंदर वोट डालने की एज 21 साल थी। इसके बारे में चौथा फैक्ट ये है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके पूरे इंडिया के अंदर 200 एमएलए ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर। इतने एमएलए क्यों है? क्योंकि एक ही टाइम पर इंडिया की सभी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं। तो 3200 एमएलए थे जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया। इस इलेक्शन का जो हेल्ड हुआ, ये इलेक्शन अक्टूबर 1951 में, और ये इलेक्शन चला लगभग फरवरी 1952 तक। लगभग आपके 6 महीने ये इलेक्शन में निकल गए, 5 महीने, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना अपग्रेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें नहीं थी। इसमें 3 बार तो इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि वोटर कार्ड अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, बार बार एरर्स आ रही थी उसके अंदर। क्योंकि एक ऐसे देश के अंदर इलेक्शन कराना जहाँ पर आपकी 86% जनसंख्या अनपढ़ है, टेक्नोलॉजी बहुत बैकवर्ड है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है, तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और लगभग इस इलेक्शन को हेल्ड करने में हमारे 5 मंथ हैं जो वो ऑलमोस्ट स्पेंड हुए। अब इसके बाद फर्स्ट जो आपका जनरल इलेक्शन है उसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इसके अंदर लोकसभा की जो टोटल सीट थी वो थी आपकी 489, टोटल नंबर ऑफ सीट 489।
इसमें से जो कांग्रेस को सीट आई फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर वो आपकी आई 364, टोटल थी 489 और कांग्रेस को मिली 489 में से 364। और इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जो इस इलेक्शन के अंदर सेकंड नंबर पर आई थी तो उस पार्टी का नाम है सीपीआई, और सीपीआई को इस इलेक्शन के अंदर सीट मिली 16। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े देश के अंदर कांग्रेस को अकेले 364, लेकिन जो सेकंड रनर अप उसको सिर्फ 16। तो आप बाकी पार्टी देखोगे ना तो उसकी सीटें 16 से भी कम थी, किसी की 4 किसी की 5। और उस समय ये नहीं कि 2 ही पार्टी थी देश के अंदर, उस समय लगभग 15 से 16 पार्टी और भी थी जिन्होंने इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत बड़े बहुमत से 364 से ये जीती। और इसके अलावा इंडिया की जितनी भी स्टेट्स थी उस समय उन सभी में कांग्रेस पार्टी ने ही अपनी गवर्नमेंट बनाई और कांग्रेस पार्टी यहाँ से इलेक्शन जीत के आई। तो ये आपका पहला जनरल इलेक्शन है, ये इसके बारे में आपके फैक्ट हैं जो वो सारे आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उस समय कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके साथ रिलेटेड आपको मैप में से क्वेश्चन आते हैं और आपको इसके साथ ही उनकी आइडियोलॉजी या 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन दी फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पार्टी है हमारे पास यहाँ पर बीजेएस। तो इस पार्टी का पूरा नाम है भारतीय जनसंघ। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये पार्टी का बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र के संगठन के लिए एक आपने ग्रुप का नाम सुना होगा आरएसएस। आरएसएस बना था 1925 में, जो कि हिंदू राष्ट्र के प्रमोशन के लिए बना था। इसी में से जब देश आज़ाद हुआ तो एक पार्टी बनी जिसका नाम था बीजेएस, और ये पार्टी बनी 1951 में। अब यही पार्टी बाद में जाके इमरजेंस होगी, आपको ये चैप्टर नंबर 5 में आएगा। इस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। ये पार्टी बाद में इसमें इमरजेंस होगी थी और ये जनता पार्टी बनी 1977 में, जिसके बारे में आपको पता है कि 1977 के अंदर जब इमरजेंसी खत्म हुई थी जब, तो उस समय ये जो जनता पार्टी है इन्हीं ने अपनी सरकार बनाई थी और पहली बार कांग्रेस है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन को हार गई थी। इसी में से बाद में आपकी जो आज की पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, ये जाके 1980 में इसी में से बनी थी। तो बीजेपी का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज भी आप न्यूज़ के अंदर देखते हो तो जब भी कोई स्टेटमेंट आती है तो उसको आरएसएस को बीजेपी के साथ कनेक्ट किया जाता है, या बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को आरएसएस के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसका बेसिक रीजन है कि ये पार्टी की जो फाउंडेशन है उसका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से कनेक्टेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरएसएस में से बीजेएस बनी है, बीजेएस में से जनता पार्टी बनी है और जनता पार्टी में से ही आपकी 1980 में बीजेपी पार्टी का गठन हुआ। अब इस पार्टी के बारे में आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इस पार्टी का फाउंडर कौन है, इसका संस्थापक कौन है। तो इस पार्टी का संस्थापक है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस व्यक्ति का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी 1951 के अंदर। बाद में इसी पार्टी का एक बड़ा फेमस लीडर हुए हैं। हालांकि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है इनकी डेथ 1953 में ही हो गई थी, पार्टी बनने के 2 साल बाद हो गई थी। बाद में इनके एक फेमस लीडर हुए हैं जो बाद में इसी पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो उनका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ये एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन है बीजेएस के। और इसके साथ रिलेटेड आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको नोट कीजिए। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। तो इनकी आइडियोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म।
अब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर, इनका मानना ये था कि किसी भी देश के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, या आप कह सकते हो दो तरह के एसेट होते हैं। एक होते हैं आपके फिजिकल एसेट्स और एक होते हैं आपके एसेट की जगह पर अगर आप वर्ड यूज करना चाहो तो आप कैपिटल वर्ड भी यूज कर सकते हो, और एक होते हैं आपके ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है, जिसके अंदर आपकी कंट्री का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, इसके अंदर रोड्स आ गए, ठीक है, डैम वगैरह सब इसके अंदर आ गया, जो भी हमारे देश की प्रॉपर्टी है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि जितने भी हमारे पास स्किल्ड और जितने भी एक्सपर्ट पर्सन्स हैं उनका जो स्टॉक है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो इनका क्या मानना था दीनदयाल उपाध्याय का कि किसी भी देश के अंदर आपको इन दोनों में से, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में से ज़्यादा जो कंसंट्रेट है वो किसके ऊपर करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। तो ये मानते थे कि किसी भी देश के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये मशीन है, कैपिटल के अंदर मशीन्स भी आती हैं, ये सारी मशीनों को बनाने का काम इंसान के दिमाग का है। तो जब तक इंसानों के पास स्किल नहीं होगी तो आपके देश के अंदर फिजिकल कैपिटल कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसलिए ये मानते थे कि देश की सरकार को ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि इनकी स्किल के ऊपर ही आपने ध्यान देना है, ये कहते रहे कि स्किल के साथ साथ जो इंडिया के लोग हैं उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ का भी होना जरूरी है। मॉरल वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाएं, स्किल ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाएं। ये फिजिकल कैपिटल तो अपने आप बन जाएगी जब आपके पास अच्छे स्किल्ड और एक्सपर्ट लोग होंगे। जब तक आपके पास अच्छे माइंड ब्रेन वाले पर्सन ही नहीं है, अच्छे इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो आप फिजिकल कैपिटल का क्या करोगे। इसको बनाने के लिए तो दिमाग चाहिए ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला था कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का मतलब है कि यहाँ पर आपको मेन जो फोकस करना होगा वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर करना होगा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही आपकी फिजिकल कैपिटल को ग्रोथ करेगी। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि देश के अंदर दो तरह का मटेरियल होता है, एक तो होता है मटेरियल थिंग्स और एक होती है नॉन मटेरियल थिंग्स। अब मटेरियल थिंग्स के अंदर तो आ गई आपकी जो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और नॉन मटेरियल के अंदर आ गया ह्यूमन। तो ये कहते थे कि मटेरियल थिंग्स की बजाय हमें ज़्यादा कंसंट्रेट किसके ऊपर करना चाहिए, नॉन मटेरियल। और नॉन मटेरियल के अंदर आपकी स्किल और मॉरल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो ये नॉन मटेरियल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, मटेरियल थिंग्स को प्रेफरेंस कम देते थे। तो ये इनकी आइडियोलॉजी का पहला पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। सेकंड इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है, देखो ये कंसेप्ट बेसिकली शुरू में तो दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस कंसेप्ट को बताया था, लेकिन इसको डेवलप करने का काम है, जो इम्प्लीमेंट करने का काम है, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क किया इन पर्सन्स ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई गवर्नमेंट सपोज करो कि देश के अंदर पॉलिसी बनाती है, कोई भी पॉलिसी है, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाएगी ना, उस पॉलिसी का जो बेनिफिट है, लाइन में जैसे मान लो कि ये व्यक्ति खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है लाइन में, तो ये कहता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसका बेनिफिट है जो लाइन के सबसे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है ना, उस तक इसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसका बेनिफिट देश की लाइन में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक इसका बेनिफिट है जो वो पहुंचना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिसके अंदर सिर्फ आगे वाले लोगों को बेनिफिट और पीछे वाले लोगों को बेनिफिट ना हो। तो वो कहना चाहते थे कि देश के अंदर जब भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तो उसका बेनिफिट हर व्यक्ति को होना चाहिए, जो चाहे वो देश के लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो, उस तक भी इसका जो बेनिफिट है वो पहुंचना चाहिए। जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट क्या बोलती है, सबका साथ सबका विकास। ये मोदी गवर्नमेंट बोलती है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास का मतलब कि लाइन के अंदर खड़े हुए हर पर्सन का डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पॉलिसी का नाम है अंत्योदय। द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट बी रीच टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द लास्ट ऑफ द लाइन। ये आइडियोलॉजी का नाम है अंत्योदय। इनकी आइडियोलॉजी का थर्ड पॉइंट है एंटी सोशलिज्म as well as
कैपिटलिज्म। ये व्यक्ति कैपिटलिज्म के भी खिलाफ है और ये व्यक्ति सोशलिज्म के भी खिलाफ है। ये दोनों का मिडल रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। आप एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर सकते हो। क्यों खिलाफ है? अब ये कहता है कि जो सोशलिज्म है इसके अंदर व्यक्ति की स्किल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति कहता है कि जो, क्योंकि यहाँ पर उसने बात किस चीज़ की गई थी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, कि ह्यूमन की स्किल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है इसके अंदर स्किल की जो वैल्यू कम होती है। आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास अगर अच्छी स्किल है तो आपकी सैलरी का स्केल लाखों रुपए में है। तो इसलिए व्यक्ति कहता है कि प्रॉपर सोशलिज्म भी खराब करता है, क्योंकि इसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर जो स्किल है उसकी स्किल की वैल्यू उसको नहीं मिलती, इसलिए वो खिलाफ है। अब कैपिटलिज्म के खिलाफ क्यों है? वो कहता है कि जो कैपिटलिज्म है वो काम ज़्यादा लेता है और पैसे कम देता है, इसलिए इसके अंदर जो लेबर है उसका बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। तो ये व्यक्ति प्रॉपर सोशलिस्ट भी नहीं है, प्रॉपर कैपिटलिस्ट भी नहीं है, दोनों के बीच का रास्ता है, जो मिडिल वे है, जो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ये इनकी सोच है। पॉइंट नंबर 4, एंटी कलोनियलिज्म। अब कलोनियलिज्म का मतलब होता है हिंदी के अंदर बस्तीवाद, जिसके अंदर कोई भी एक देश, मान लो ए नाम की कंट्री है, किसी बी देश में जाके वहाँ के जो जितने भी आर्थिक साधन हैं, जितने भी आपके इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, इनको ख़त्म कर दे। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, तो वहाँ पर आके इन्होंने हमारे रिसोर्स खराब किए, हमारी जितनी भी धन संपत्ति थी वो सब लूट के ले गए। ऐसी पॉलिसी को बोलते हैं कलोनियलिज्म। किसी देश को अपनी कॉलोनी बना लेना और वहाँ से ट्रेड के जरिए उस देश को लूटना। तो ये ऐसी नीतियों के खिलाफ है कि कोई भी बड़े देश है जो छोटे देशों में जाके उनके जो साधन हैं, उनके जो रिसोर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो ये इनकी आइडियोलॉजी के 4 पॉइंट हैं और ये आपका बोर्ड के एग्जाम से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ दीन दयाल उपाध्याय। तो ये आपकी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है BJS, भारतीय जनसंघ। फाउंडर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके फेमस लीडर हैं दीन दयाल उपाध्याय, और ये इनकी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी में से आपको डायरेक्टली ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अंत्योदय, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके, इन दोनों का आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पहले जनरल इलेक्शन की हमारी पहली पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनसंघ, जिसने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाद में ये पार्टी रिकवरी करी है। सेकंड जो पार्टी है उनका, उसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी। ये पार्टी की फाउंडेशन हुई थी 1934 के अंदर। अब देखिए आपको बुक के अंदर इसके 2 नाम मिलेंगे। एक नाम तो मिलेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और एक जगह पे लिखा मिलेगा सोशलिस्ट पार्टी ओनली। अब इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। ये 2 अलग अलग पार्टी नहीं है, ये पार्टी एक ही है। कैसे है? 1934 में हमारे पास ब्रिटिश रूल था, तो उस समय तक इसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन देश, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, इलेक्शन के बारे में सोचने लगे कि देश के अंदर वोट डालेंगे, ये होगा, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने ये बोला कि हमारे नाम के अंदर भी कांग्रेस है और इनके नाम में भी कांग्रेस लिखा हुआ है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट डालना चाहते हैं, वो कई बार इस नाम की कंफ्यूजन की वजह से, कांग्रेस की वजह से हमारे कुछ जो वोट्स हैं वो इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसी की वजह से 1948 के अंदर जाके इसका जो नाम है वो, इसके नाम में से कांग्रेस डिलीट कर दिया और इसका नाम रह गया सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से 1948 के अंदर इसका नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया सोशलिस्टिक पार्टी। अब इस पार्टी के मेन लीडर्स कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सबसे पहले राम मनोहर लोहिया, वेरी इंपॉर्टेंट, राम मनोहर लोहिया। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि राम मनोहर लोहिया कौन है, इनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज हैं। दूसरे व्यक्ति हैं इसके अंदर चारू मजमूदार, चारू मजमूदार, जिन्होंने भारत के अंदर, आपने एक मूवमेंट का नाम सुना होगा, नक्सल मूवमेंट, नक्सलीट मूवमेंट, नक्सलवादी लोग। तो नक्सलीट जो मूवमेंट शुरू हुई है हमारी वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग जिले के अंदर नक्सलवाड़ी एक एरिया है,
तो ये उस मूवमेंट के लीडर भी हैं। और बाद में इन्होंने ही भारत के अंदर एक पार्टी बनाई थी CPI-ML। पहले ये सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, नक्सलिट मूवमेंट, और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई CPI-ML। एम का मतलब यहाँ पर मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का नाम आपने सबने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। और एक नाम सुना होगा रूस की क्रांति के अंदर लेनिन। तो ये मार्क्स और लेनिन की जो मिक्स आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता था। CPI 3 है हमारे देश में, एक CPI है, एक CPI-M है, एक आपकी CPI-ML है। तो ये 3 अलग अलग पार्टियां, ध्यान रखिए। CPI अलग है, CPI-M अलग है, और ML अलग है। जो ये ML है, इनकी फाउंडेशन चारू मजमूदार ने की है। तीसरे लीडर हैं आपके आचार्य नरेंद्र देव। ये लीडर आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये आपके जो दो ऊपर वाले लीडर है ना, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया और चारू मजमूदार। बाद में इसी पार्टी के साथ एक व्यक्ति जुड़े थे जो हमारे इंदिरा गांधी वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, JP नारायण, जिनका पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। तो ये कुछ फेमस लीडर हैं इस पार्टी के, और ये पार्टी का नाम है कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी। तो यहाँ हम वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंड कर रहे हैं। जल्दी ही आपके साथ जो वीडियो का पार्ट नंबर 2 है वो आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा। हो सकता है कि इस चैप्टर के हमारे पास 3 पार्ट बनेंगे, लगभग 30-30, 35-35 मिनट के, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको यूट्यूब से बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे जो आप इस चैप्टर को 35 या 40 मिनट में भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी, और वो आपको कंसेप्ट एग्ज़ाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, मैप के अंदर क्या पूछा जा सकता है, मैं आपके साथ हर चीज़ जो डिटेल के अंदर डिस्कशन करूँगा। इसलिए वीडियो मेरी ज़रूर लंबी होती है, लेकिन उसके अंदर आपको कंसेप्ट है जो वो प्रॉपर क्लियर होंगे, और उससे बाहर आप एग्ज़ाम में कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे आप बाद में बोलोगे हमें ये चीज़ नहीं पता थी। तो आप वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिए, उसके अंदर जो भी डिटेल बताई जाती हैं आप उसको एक नोटबुक के ऊपर लिखिए, ताकि आपके कंसेप्ट ना छूटें और आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है जो बेटर हो सके। थैंक यू।